बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं, करने वाले हैं। दोनों सूरतों में आपको खुश आमदीद, आपका खैर मकदम। अल्लाह करे आज का दिन भी आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो इंशाअल्लाह। आपको वेलकम करते हैं। दिस इज सबसे आगे, आई एम इमरान हसन। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। ब्रांड न्यू एनर्जी के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं। ऑलमोस्ट मिड ऑफ द वीक हो चुका है, अच्छे दिन अभी तक दो गुजरे हैं। कल रात को एक मिसहैप मेरे साथ हो गया। एक होता है ना आपका एंकल ट्विस्ट कर जाए, और एक होता है 2 दफ़ा आपका एंकल ट्विस्ट कर जाए और इस तरह से फील हो जैसे आपका जो पैर है ना वो एकदम से टूट गया है। तो मेरे साथ सिचुएशन ये हुई, तो दैट्स व्हाई आप हमें देख रहे हैं कि आज हम यहाँ से बैठकर शो करें। बट राइट नाउ थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है क्योंकि इतनी सर्दी के अंदर बहुत पेनफुल है। ख़वातीन के साथ अक्सर ये खास तौर पर जो लोग हील्स वगैरह पहनते हैं और फिर सीढ़ियाँ वगैरह उतरते ही हो जाता है। सो बी वेरी केयरफुल। बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप डरा क्यों रहे हैं मुझे? नहीं, ऐसा होता है। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। इन केस अगर कोई ऐसा क्योंकि मेरी अपनी बहुत केयरलेस नेचर है। बहुत से लोग ऐसे मसाइल अगर हो जाए तो कहते हैं ठीक हो जाएगा यार, आजी से दर्द, और फिर वो लाइफ लॉन्ग चलता है आपके साथ। तो अगर कोई ऐसा मसला हो जाए तो उसको सीरियसली ले, अल्लाह करे ना ही हो तो बेहतर है, एहतियात इलाज से बेहतर है। मुख्तलिफ खबरें, मुख्तलिफ तबसरे, मुख्तलिफ तज्ज़िये एंड ऑल दैट वुड यू लाइक अस टू ब्रिंग फॉर यू, हम सब आपके लिए लेकर आते हैं। आज भी, कल भी हमने जिक्र किया था, खबर हमारे दिल के करीब है, इसलिए मुसलसल हम अपने शो का आगाज़ ऐसे कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के जो आज़मीन हज हैं उनके लिए सारी बात एक अच्छी खबर है। 79,000 हज दरखास्तें मौसूल हुई ज़राए के मुताबिक। चूँकि अभी तक हज दरखास्तों की वसूली का सिलसिला जारी है, उन सभी को कामयाब करार दिया गया है और इस सिलसिले में तौसीक़ की गई थी, आपको मालूम है। 79,000 दरखास्तें मौजू करार दी। अच्छा, अभी तक ये बंद नहीं हुआ है, इसको मज़ीद तौसी जो है ना इसके अंदर कर दिया और कहा गया है कि पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर अगर आप अभी भी चाहते हैं कि आप अपनी दरख्वास्त जमा करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। एंड बहुत अच्छा चांस है कि आपकी दरख्वास्त जो है वो भी मंजूर कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे, हमें भी अपने घर बुलाए, हम सब की ये ख्वाहिश है। तो तमाम लोग 79,000 जिनकी मंजूर कर दी गई दरख्वास्त से, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके बाद जी हमें मौसम की बात करनी है। मौसम की इस वक्त क्या सिचुएशन है? मौसम बहुत ही सर्द-तरीन होता जा रहा है, शदीद सर्दी की लहर है। दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता जमात से भी नीचे चला गया है। स्कर्दू की बात करें, वहाँ पे पारा -9 और गिलगित में -7 तक गिर गया है। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। लेह में जो -13 रिकॉर्ड किया गया है, वादी नीलम में -2, मालम जब्बा -4 रिकॉर्ड किया गया है। कोयटा कल्लात का पारा भी -6 तक चला गया है। इस्लामाबाद में जो दर्जा हरारत है वो -1 रिकॉर्ड हुआ है। इसी तरह लाहौर की बात कर लें, कराची का दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है और कराची 11 पे थोड़ा सा हिल नहीं रहा, 11 पे आके थोड़ा रुक गया है। महकमा मौसमियात है वो ये कह रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, खासतौर पे जो बालाई इलाके हैं, यहाँ पे बर्फबारी और यालाबारी टाइप की, यालाबारी तो नहीं कह सकते, बर्फबारी ही इनफैक्ट उसका इम्कान मौजूद है और बारिश भी हो सकती है। ये कुछ ताज़ा तरीन मनाजिर है और ये इस ठंड की सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम पड़ तो रही है दिसंबर के अंदर, लेकिन बुरी बात यह है कि बड़ी ड्राई ठंड है और जैसे कहते हैं हड्डियों के अंदर जाने वाली ठंड है, बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है अगर एहतियात नहीं करेंगे आपको। तो इट्स वेरी समहाउ वी आर सपोज्ड टू बी वेरी केयरफुल। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो फिर मसले हो जाएंगे। और अब खुल के पहनिए सर्दियों के कपड़े जो भी आपने बचा के रखे थे नए। और दूसरी बात, एक एक्टर का कल मैं एक सेइंग देख रहा था, बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने कहा कि अच्छे कपड़े, अच्छे जूते पहनने के लिए अब ओकेजन्स का वेट ना किया करें, मौकों का वेट ना किया करें। आजकल के दौर में जिंदा रहना ही सबसे अच्छा मौका है, अच्छा ओकेजन है। सो पहन लें जो आपने पहना है, इट्स गुड। ये भी अच्छा है। दूसरी जानिब आप थोड़ा सा गूगल पे बात कर लेते हैं, बिकॉज वी ऑल डू गूगल। हम चीज़ें गूगल पे बहुत सर्च करते हैं। अब तो टेलीविजन भी गूगल टीवीज आ गए हैं। तो गूगल ने अपने 2024 के लिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी है। वो क्या है? अच्छा जी, गूगल ने मजमूई तौर पर 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज जो हैं उनको सामने रखा है कि पाकिस्तानियों ने किस किस चीज़ को सर्च किया है, जिसके अंदर क्रिकेट है, उसके बाद हाउ टू, रेसिपीज़ को सर्च किया है, फिर मूवीज़ को सर्च किया है, ड्रामाज को सर्च किया है, टेक्नोलॉजीज और उसके बाद शख्सियात भी इन कैटेगरीज में शामिल है। थोड़ी बेहतर होगी सर्च पाकिस्तान की। मैं तो डरा हुआ था, पता नहीं क्या-क्या सर्च करते रहे। मुझे लग रहा था कि पोल खुलने वाले पाकिस्तानियों के बारे में किया है उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को सर्च, लेकिन बचत हो गई हमारी। अच्छा खैर, इस साल लोगों ने जिन शख्सियात को सबसे ज़्यादा सर्च किया है वो ईरानी निजात फ्रांसीसी फोटोग्राफर हैं अब्बास अत्तार। ये वाज़ेह नहीं, वेरी सरप्राइजिंग, इनको क्यों सर्च करते हैं? ये भी कहा जा रहा है ना कि समझ नहीं आ रही कि इनको क्यों सर्च किया गया, लेकिन गूगल ने जो है ना एक डूडल इनका बनाया था और कहा जा रहा है कि शायद ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये लोगों की नज़रों में आया और लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा सर्च किया है। ये है। इसके बाद पाकिस्तान के कई सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको सर्च किया है, जिसमें क्रिकेट के सेलिब्रिटीज़ भी हैं। उसके साथ साथ आपको पता है साजिद खान, सना जावेद, इन तमाम लोगों को, वो तमाम लोग जो ट्रेंड्स में रहे हैं ना पिछले 1 साल के दौरान, उन सबको इन्होंने सर्च किया है। अरशद नदीम, क्योंकि वो जीते थे, अरशद नदीम को बहुत से लोग नहीं जानते थे, उन्होंने जेवलिन थ्रो के बाद उनको जाना, उनको सर्च किया गया। क्रिकेटर शुएब मलिक, साजिद खान, हरीम शाह को सर्च
सर्च किया गया, वो XYZ रीज़न। मनाहिल मलिक एक टिकटॉकर है, जोया नासिर है, उनको सर्च किया गया, और मुकेश अंबानी को भी सर्च किया गया। इट्स बिकॉज़ ऑफ अंबानी वेडिंग, राइट? अंबानी वेडिंग, एक्सपेंसिव तरीन वेडिंग इसको कहा जा सकता है, जिसने मेरे ख्याल से सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो है ना एक धूम मचाई हुई थी कि अंबानी के घर के अंदर उनके छोटे बेटे की शादी हो रही है। तो ये थी जनाब वो एक लिस्ट जिसको सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने 2024 के दौरान जो है सर्च किया है। नेक्स्ट खबर क्या है हमारे पास? ड्रोन का बता दें। टोक्यो से खबर है हमारी। मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ने अप्रैल 2025 से अपने मुलाजमीन के लिए 4 दिन का वर्क वीक जो है वो मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया। दिस इज वेरी नाइस। ये खबर जो है ना बड़ी अच्छी है। 4 दिन का वर्क वीक। इसका जो मकसद है हाँ, वो काम और जाती जिंदगी में एक बैलेंस पैदा करना है। जो जापान की गिरती हुई शरह पैदाइश है, इससे निमटना है। गवर्नर यूरिको कुनिके ने इस इक़दाम का ऐलान किया है और कहा है कि ये मनसूबा न सिर्फ जो सरकारी मुलाजमीन हो हैं उनके काम के औकात पूरा करने में मदद देगा, बल्कि उनकी जिंदगी के म्यार को भी बेहतर बनाएगा। हमारे एम्प्लॉयर्स को भी ये सोचना चाहिए बार बार ऐसी खबरें जब आप क्या चाहते 4 दिन हो सुबह से आगे? प्लान ही नहीं होता हमारे यहाँ तो हम। और दूसरी बात यह है कि हम खुद जॉब्स के इतने तरसे में, पूरी पाकिस्तानी कौम की ओवरऑल बात करूँ, हम जॉब्स के इतने तरसे हुए लोग हैं कि हमसे अगर एम्प्लॉयर ज्यादती भी कर रहा हो, हमसे अगर हमारे बुनियादी हुकूक भी ले रहा हो, तो हम कहते हैं ठीक है यार, करने दो इसको, कोई बात नहीं, शुक्र है जॉब। भाई शुक्र क्या होता है? बेसिक राइट आपके बीइंग ह्यूमन है। अल्लाह ने आपको एक आज़ाद, एक फ्लेक्सिबल इंसान पैदा किया है। पहले आप अपने राइट्स पे बात करें, काम जरूर करें, अच्छे से करें। पे नमक न छिड़के पाकिस्तानी नहीं, ये बहुत जरूरी है भी। पाकिस्तानी मतलब क्या है, कोई अगर आपको काम दे दिया तो कोई जिंदगी थोड़ी ले लेगा आपसे, बच्चे की जान थोड़ी लेंगे आप। तो अच्छा है आप थोड़ा, मैं तो इस चीज पे बिलीव करती हूँ, वक्त देना से चाहिए ज्यादा, वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज्यादा नहीं। तो जिस चीज पर जिन लोगों का इस चीज पे बिलीव है, आई थिंक आपके इस बिलीव को ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल बहुत फॉलो कर लिया कि वक्त से पहले नहीं और ओवर से पहले नहीं, उन्होंने कहा। और वो उस चक्कर के अंदर जो है ना 11-12 रन से मैच ही हार गए। खैर उस पर हम डिटेल में आएंगे। कल पाकिस्तान ने पहला T20 हमें हरा दिया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इस जगह तक भी जाएगा। अच्छा खेला पाकिस्तान, इस पे हम बात करेंगे। और कोई अराउंड 183 भी चीजिंग 183 184 हमने करना था। और इस तरह 183 रन एक्चुअली पहले उन्होंने बताए चले क्विकली आपको बता देते हैं। इस हदफ के ताक़ुब में जो कौमी टीम थी 8 विकेटें गंवा दी उसने और 172 रन बना सकी। कप्तान रिजवान साहब ने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन 62 बॉल्स के ऊपर कौन आजकल 74 रन बनाता है? डियर रिजवान भाई, सिर्फ 3 हमारे प्लेयर्स थे जो डबल फिगर्स में गए आयशा। तो इट वाज अ बैड प्ले ओवरऑल। जीत नहीं सके, हमें जीतना चाहिए था। जब जीत के इतने करीब आप चले गए तो इट मींस कि कहीं ना कहीं आपने स्ट्रैटेजी लैग की, कहीं ना कहीं आपने वो 10-12 गेंदों का लैग ऐसा बीच में आया। ये इस तरह की खबरें मुझे सरप्राइज भी नहीं करती हैं। यू नो, पाकिस्तानी टीम के साथ ना कुछ भी हो सकता है। जीत के बिल्कुल करीब पहुंच के 1 रन बाकी रह जाएगा, वहां पर भी जाकर हार सकते हैं। वो दिखाते हैं ना कि कौन सी टीम जो है ना वो जीतने की उसकी ज्यादा चांसेस हैं। आप 100% के करीब भी होते हैं ना, तो जब लास्ट ओवर होता है उसके अंदर पता चलता है पाकिस्तान हार गया। अच्छा, मुझे नहीं पता कि हमारी टीम के साथ कोई साइकोलॉजिस्ट है या नहीं, लेकिन होना चाहिए जो टीम को साइकोलॉजिकली थोड़ा स्ट्रेंथन करे। ये नहीं कि अगर एक ने खेल लिया तो बाकी सब उस पर रिलाई ना करे, और एक गया तो सारे उसकी तरह ना चले जाएं। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। खैर हमारे पास एक शाहीन शाह का रिकॉर्ड भी है जी, जरा वो भी आपको बता देते हैं। शाहीन शाह साहब जो हमारे बड़े फेवरेट हैं, हमारे पेस अटैक बॉलर, 100 विकेटें T20 इंटरनेशनल में मुकम्मल कर ली हैं। शाहीन आफरीदी ये संगे मील डर्बन में अबूर कर पाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और वो मेंस T20 इंटरनेशनल्स में 100 विकेट लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी भी हैं। सो ग्रेट जॉब शाहीन शाह आफरीदी। बहुत अच्छा मैच हार गए, लेकिन आपने अच्छा रिकॉर्ड बना लिया। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर है शाहीन आफरीदी। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 100 विकेट लेने वाले ये पहले पाकिस्तानी हैं। शाहीन ने वनडे क्रिकेट में 112 और टेस्ट क्रिकेट में 116 विकेटें अभी तक हासिल की हैं। आउट क्लास बॉलर हैं। इनकी जो रैंकिंग है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बना लिया है। तो कंग्रेचुलेशन शाहिद आफरीदी। आई होप कि आपकी जो परफॉर्म शाहीन शाह आफरीदी आपकी परफॉर्मेंस जो है चलें बोलने देंगे आप मुझे। आपने शाहिद आफरीदी बोला ना। आई होप कि आप जो है ना आपकी ये परफॉर्मेंस आगे जाके हमारी टीम के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो। अब हमें कुछ मौसम की बात करनी है। जी कर ले, मौसम बात जरूरी है। मौसम इस वक्त मरी का आपको बताते हैं। बहुत से लोग प्लान कर बैठे हैं, अगर आपने भी जाना है मरी तो हम आपको क्विक अपडेट दे देते हैं कि मरी में क्या सूरत हाल है। मोहम्मद अहमद हमारे साथ मौजूद है। अहमद बताइए क्या है ताज़ा तरीन जी मरी में? आए हम मरी के ना आए? शुक्रिया आयशा और इमरान, इस वक्त में मौजूद हूँ मुल्के गुसार मरी के मार रोड पर, जहाँ पर मौसम की बात करें तो आज जो है मुल्के गुसार मरी का मौसम इंतहाई दीदनी है। इस वक्त धूप और बादलों के दरमियान जो है वो आंख मचोली जारी है। और कुछ दिन कबल जो मुल्के गुसार मरी में बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इंतहाई इजाफा हो गया। दिन भर जो है वो सियाह मुख्तलिफ पॉइंट्स का भी रुख करते हैं, जिनमें कश्मीर पॉइंट की सफारी ट्रेन होगी, घुड़सवारी करते हैं,
इसके साथ साथ पतराटा पर जाकर वहाँ की चेयर लिफ्ट के मजे लेते हैं और उसके साथ साथ पिंडी पॉइंट के जो खूबसूरत नज़ारे उनसे भी जी भर कर लुत्फानंदोज होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता जो दिनों बर्फबारी हुई थी उससे जो मौसम की जो सर्दी है उसमें भी इंतहाई ज़्यादा इजाफा हो गया है। दिन को जो है दर्जा 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो कि सूरज ढलते ही जो है वो -, डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और जो स्याह जो है वो इस वक्त भी मार रोड और दीगर मुकामात पर गर्म मलबूसात में जो है वो ज़ेबतन किए हुए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जिला इंतजामिया भी जो है वो हाई अलर्ट है और जिनकी जानिब से 13 फैसिलिटेशन सेंटर भी बना दिए गए और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर PDMA की जानिब से जो है इक्विपमेंट्स है वो भी दे दी गई हैं और ऑन फील्ड जो है उनकी सामान भी मौजूद है। इसके साथ साथ कंट्रोल सेंटर भी जो है वो मुतरक कर दिया गया। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो से आप मलका गुसार मरी आ रहे हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि वो अगर आए तो अपने साथ गर्म मलबूसात लेकर आए, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में जो है वो इंतहाई इजाफा नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज जो है वो पहाड़ों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए तमाम तर जो मरी और दीगर इलाकों में सेमिनार्स का भी इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद आने वाले सियाहों को जो है ये इस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि मलका गुसार मरी और इसके जो मलिका इलाके हैं या कोई भी पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर जाकर गंदगी ना फैलाए, इनको महफूज रखे ताकि आने वाली नस्लें भी जो है वो इनसे जो है फायदेमंद हो और इनकी अच्छा मैसेज दिया आपने अहमद, और आपने याद भी करा दिया आज पहाड़ों का आलमी दिन है। हमने एक सेगमेंट जो है वो भी इसके ऊपर आज करना है, पहाड़ों के आलमी दिन के ऊपर। एक चीज़ मुझे बड़े मजे के लिए कह रहे हैं कि जो भी आ रहे हैं ना घूमने के लिए मरी, वो गर्म कपड़े लेकर आए, उसके बगैर गुजारा नहीं है अहमद। अच्छा कुछ लोग मैंने देखा है, अच्छा कुछ तो जो आते जाते रहते हैं उनको तो क्लाइमेट का अंदाजा होता है ना। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, पहली या दूसरी दफा जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गर्म कपड़े ले जाते हैं। मतलब मैंने तो बाकायदा मॉल रोड के ऊपर लोगों को ब्लैंकेट्स लपेटे हुए घूमते हुए देखा है। तो कुछ लोग ऐसा भी देखें ना, वो जिंदगी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। नहीं वैसे इसमें बेस्ट पार्ट ये ना कि आप अगर वैसे ही ब्लैंकेट टाइप की चीज रख लें और गाड़ी आपके पास अच्छी बड़ी स्पेशियस हो तो आप बड़े कंफी वे में ट्रैवल कर सकते हैं। ये हो सकता है, आप नज़ारों को भी एंजॉय कर रहे हैं और सर्दी जो है ना उससे भी बचे हैं। पहाड़ों की हमने बात की थी कि आज पहाड़ों का आलमी दिन है, तो उसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि पहाड़ जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, उनकी इंपॉर्टेंस का हमें अंदाज़ा होना चाहिए। खासियत जो है पहाड़ों की वो ये है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की है फातिमा तारिक ने, नहीं है हमारी टीम के अंदर, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार किया। जरा देख लेते हैं। ये जरा देखिए जी फातिमा ने क्या बनाया। वर्ल्ड माउंटेन डे पर पाकिस्तान के वो पहाड़ी सिलसिले जो हमें दुनिया से अलग बनाते हैं और उनकी बात करना जरूरी है। पाकिस्तान के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 माउंटेन रेंजेस है, हिमालय, हिंदुकुश और कराकोरम। एक ऐसी खासियत जो सिर्फ पाकिस्तान के पास है। हिमालय दुनिया का मशहूर और सबसे बुलंद सिलसिला है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बेहद जरूरी है। हिमालय को एशिया का पानी का टावर भी कहा जाता है, क्योंकि ये पानी का वो जरिया है जो कई ममालिक की जिंदगी का हिस्सा बना। इसका पानी मुल्हिका इलाकों को सैराब करता है। फिर आता है कराकोरम, जहाँ K2 और बाल्टोरो ग्लेशियर्स जैसे अजूबे हैं। K2 को दुनिया का सेविज माउंटेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे मुश्किल माउंटेन एक्सपेडिशन में से एक है। कराकोरम में दुनिया के 2 और सबसे ऊंचे पहाड़ भी है, और ये ना सिर्फ ऊंचे हैं बल्कि सयाहत का भी मरकज है, जहां हर साल माउंटेनियर्स और सयाह आते हैं। और हिंदुकुश जो ना सिर्फ पुराने तिजारती रास्ते का हिस्सा था बल्कि उसकी हिकमत अमली की अहमियत भी है। हिंदुकुश का रास्ता कदीम सिल्क रोड का हिस्सा था, जहां से मशरिक और मगरिब की तिजारत और सकाफती तबादला होता था। ये सिलसिला आज भी अपनी तारीखी अहमियत को बरकरार रखता है। इन पहाड़ों से न सिर्फ खूबसूरती मिलती है बल्कि ये हमारी मुल्की मईशत की बुनियाद है। दरिया, ग्लेशियर्स और ज़राअत का जरिया है। ये हमें याद दिलाते हैं कि उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारे लिए भी और आने वाली नस्ल के लिए भी बहुत अहमियत रखते हैं। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। आई होप यू लाइक द पैकेज। थैंक यू वेरी मच फातिमा, वी रियली लव्ड इट। जब आपका काम पहली दफा ऑन एयर जाता है एक अलग ही फीलिंग होती है। एंड अल्लाह करे आप पैसे करती रहो और अच्छा अच्छा काम करते रहो, हम आगे आपको ये अच्छा अच्छा काम दिखाते रहे। टू द यंगस्टर्स, लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स वी हैव बाय द वे, किस दिन ये सरप्राइज भी रिवील करेंगे आपके लिए। खैर आज हम माउंटेन्स पे बात कर रहे हैं तो माउंटेन्स हमारे दिल के बहुत करीब है, लेकिन दूसरी जानिब हमारा रोल कितना अहम है इनकी बका के लिए, और क्या हम जो ड्यू रोल होना चाहिए, चाहे वो टूरिज्म की तरफ है या हमारे एक पॉजिटिव इमेज की तरफ है, क्या हम
हम इन माउंटेन्स को उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा तो फोकस इस माउंटेन्स डे के ऊपर ये है, और फिर इसमें जो हमारे माउंटेनियर्स हैं उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, हमने इस पर भी बात करनी है। इसके ऊपर हमने बात करनी है, और इसी के लिए आज हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद है हमारे स्टूडियोज़ के अंदर, माउंटेनियर हैं, साद मुनव्वर इनका नाम है। साद, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए साद, अब तक क्या क्या कहाँ कर चुके, कहाँ जा चुके? मैं आई थिंक अब तक 5 बरआज़मों में क्लाइंबिंग कर चुका हूँ, 4 की सबसे ऊंची चोटी सर कर चुका हूँ। मेरा एक प्रोजेक्ट है अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी थ्रू एडवेंचर, तो उसमें जो दुनिया के तमाम 7 बरआज़म हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी मैं सर कर रहा हूँ। आई हैव समिटेड द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, ऑफ यूरोप, ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। अभी नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह माउंट एवरेस्ट के लिए जाऊंगा अप्रैल 2025। पाकिस्तान में अभी तक आपने? पाकिस्तान में तो मैं पूरा साल काम करता हूँ एज अ माउंटेन गाइड। अच्छा। तो ऑल अराउंड गिलबल्तिस्तान में क्लाइंबिंग भी करता हूँ, ट्रैकिंग भी करता हूँ, एक्सपीडिशंस लीड करता हूँ एज अ गाइड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान और यहाँ के पहाड़ों के बारे में? किस तरह से ख्याल रखा जाता है, और जितने भी अभी तक आप एक्सपीडिशन पे गए हैं, आपने किस चीज़ की कमी महसूस की है? दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बुलंद तरीन सबसे खूबसूरत पहाड़ है वो पाकिस्तान और नेपाल ये खत्ते में वाक़ हैं। दुनिया के जो 3 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं, हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश, वो तीनों पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें ऐसा है। सो जिस तरह से पाकिस्तान में माउंटेन टूरिज़म होना चाहिए उस तरह से नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ये भी है जैसे आपने कहा कि हम सस्टेनेबल टूरिज़म की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कितना ख्याल रख रहे हैं, कितना ज़्यादा गार्बेज फैला रहे हैं, क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे माउंटेन और ग्लेशियर्स जो हैं उन पर बुरा असर पड़ा है, ये भी है। और साथ ही साथ माउंटेन टूरिज़म के लिए जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो भी वैसी नहीं है, चाहे वीज़ा की हो, चाहे माउंटेन गाइड्स की ट्रेनिंग हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिला कर ही सिर्फ आप माउंटेन्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बावजूद दुनिया भर से माउंटेनियर्स यहाँ पर आते हैं, स्पेशली K2 वगैरह को सर करने के लिए। वो जब आते हैं, आप एज टूर गाइड काम करते हैं, उनकी क्या राय है? वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान? वो भी यही समझते हैं इन टर्म्स ऑफ माउंटेन्स। तो बहुत बड़े वो मदाह हैं पाकिस्तान के पहाड़ों के, पाकिस्तान के माउंटेन ग्लेशियर्स के, माउंटेन रेंजेस के, लेकिन पॉलिसीज से और इंफ्रास्ट्रक्चर से वो भी परेशान होते हैं, और उनकी भी यही सजेशंस होती हैं कि इन पर काम किया जाए ताकि ये जो खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इंजॉय किया जा सके। अच्छा, दुनिया भर में माउंटेन्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। माउंटेन्स डे इन पर्टिकुलर अगर हम पाकिस्तान में मना रहे हैं, हमें किन चीज़ों पे फोकस करना होगा अपनी माउंटेन्स को लेकर, आपके ख्याल? आई थिंक यस, एक तो अगेन उनकी सस्टेनेबिलिटी, उनका कैसे ख्याल रखा जाए, वहाँ पे कूड़ा करकट ना फैलाया जाए ग्लेशियर्स के ऊपर, और अगेन माउंटेन कम्युनिटीज़, माउंटेनियरिंग के लिए, माउंटेन टूरिज्म के लिए जो पॉलिसीज़ उसके लिए उसको आसान बनाएं, वो पॉलिसीज़ हमें लेकर चलनी होंगी। अच्छा, ये जो कूड़ा करकट या इनको पोलूट करने का एक मसला है मुख्तलिफ कैंप्स के ऊपर, बेस कैंप से आगे मेन जो अदर कैंप्स हैं, उसमें जारी बात है जो माउंटेनियर्स हैं उनका अपना ही रोल है। बहुत से लोग अपनी बाकियात वहाँ पे छोड़ जाते हैं, और अब तो आई हैव हर्ड के बहुत बुरे हालात हैं K2 के हवाले से, खासतौर पे अगर बात करें तो फिर इसकी क्लीनलीनेस भी समहाउ जो आप जैसी कम्युनिटी है उसी का काम है। इसमें क्या फिर आपको कोई सर्टन हुकूमती सपोर्ट चाहिए उसके बाद ही होगा, या अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? चूँकि ये लोग मोस्टली तो बड़े डेवलप्ड मुल्कों से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, स्पेन से आते हैं, उसके बावजूद ये क्यों सिलसिला बढ़ रहा है, हमारी माउंटेन्स गंदी हो रही हैं? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली है, उसमें तो कोई शक नहीं, हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसको इंश्योर करवाने के लिए पॉलिसीज होती हैं। अभी नेपाल में माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी पॉलिसी आ गई। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने माउंट अकोंकागुआ क्लाइंब की अर्जेंटीना में, जो कि एशिया से वाहिद दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, 7000 मीटर की बुलंदी है तकरीबन। तो वहाँ पर ये रूल था कि आपको जाने से पहले बेस कैंप से जब आप निकलते थे, पूरी दुनिया से क्लाइंबर वहाँ भी आते थे, तो आपका वो एक गार्बेज बैग देते थे कि जब आप जाएंगे हायर कैंप्स पे, तो आपने जो इस्तेमाल किया लेकर जा रहे हैं, वो आप हम चेक कर रहे हैं, आप वो वापस लेकर आएंगे। और अगर आप वापस नहीं लेकर आएंगे तो आपको समिट पुश की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो छोटी सी चीज़ है, करना तो इंडिविजुअली ही पड़ेगा, लेकिन इंश्योर करवाने के लिए पॉलिसी लेकर आनी पड़ेगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, और बाकी में अब बहुत हालात ख़राब हैं, उसके लिए फिर क्लीन अप्स होते हैं, लेकिन अगर पहले से ही सही तरीक़ेकार से काम किया जाए तो अवेयरनेस भी तो ज़रूरी है ना साथ, कि हुकूमती सतह पर अवेयरनेस दी जाए इस चीज़ की। और एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि आप कितना रुझान देख रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स के अंदर, वो आते हुए नज़र आते हैं आपको इस तरह? जी, रुझान बहुत है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ लड़कों में, लड़कियों में भी। अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं पिछले 5-10 सालों में कि बहुत सारी लड़कियाँ भी ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग करना चाहती हैं। उसमें इशू सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने कहा, उनको आगाही दी जाए स्पोर्ट के बारे में, बिकॉज ख़तरनाक भी है। सो कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप एज एन हाइकर से ट्रैकर बनना है, ट्रैकर से माउंटेनियर बनना है, उसकी क्या ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, तो वो सारे आपको मराहिल से गुजर के आना होगा। तो ये उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन वो जो ट्रेनिंग्स हैं वो वहाँ पाकिस्तान में होनी भी तो चाहिए। तो उसके लिए वो ट्रेनिंग्स की प्रोवाइड करना, तो जो भी टूरिज्म मिनिस्ट्री में हो, जो भी रेलिवेंट लोग हों, उनको ये चीज़ें देना ज़रूरी है ताकि लोग स्टेप बाय स्टेप वो करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा अगर कोई बनना चाहता है, जो इस वक्त देख रहा है हमें, वो बनना चाहता है, माउंटेनियरिंग करना चाहता है, पहला स्टेप उसको क्या लेना चाहिए? आई थिंक कुछ प्री रिक्विजिट्स तो ये हैं कि
फिजिकली फिट हों, हर उसमें जितना भी आगे जाएंगे फिजिकल फिटनेस उसके लिए ज़रूरी है। कुछ मालूमात हों, क्योंकि बड़ी डिटेल फील्ड है। ग्लेशियर पे चलने के कपड़े मुख्तलिफ है, पहाड़ चढ़ने के मुख्तलिफ है, हाइक करने, हर चीज़ के कौन सा जूता इस्तेमाल करना। जी एक्सपेंसिव भी है। जो आखिरी सतह है यानी क्लाइंबिंग करना, बड़े पहाड़ सर करना, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जहाँ से शुरू होता है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। सो ये सब कुछ इकट्ठा करके आप एक छोटे से ट्रैक पे जाएँ, 1 दिन के 2 दिन के ट्रैक पे जाएँ, जो टोटल इस्लामाबाद से 5-6 दिनों का ट्रिप बन जाएगा। उसमें आपकी कॉस्ट भी इतनी नहीं लगेगी, आप खुद को चेक भी कर लेंगे कि यार मुझे कितना कुछ अभी मालूम है और कितना कुछ मुझे मजीद सीखना है, देन आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। ये तो अब हो गया कमर्शियल एलिमेंट या कुछ हद तक इंटेलेक्चुअल एलिमेंट। थोड़ा सा नेचुरल की तरफ भी आते हैं। व्हाट मेड यू टू बी इनटू द माउंटेन्स? ऐसा क्या है जो इतनी यंग एज के अंदर आपको माउंटेन्स में ले जाता है? लोग तो पहाड़ बुलाते हैं आपको। हाँ, लोग दुबई वगैरह जाते हैं, ठीक है, अपना हैंग आउट किया, पार्टी वार्टी की, वापस आ गए, बट यू गो इनटू द माउंटेन्स। अब आपका करियर भी आई बिलीव यही है, तो ऐसा क्या है माउंटेन से, क्या बात होती है आपकी जो आपको बार बार बुला लेती है? आई थिंक अभी तो स्पेशली आज के दौर में तो नेचर से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। जो लोग आते भी हैं, ख्वाह वो किसी कंपनी के CEO हों, ख्वाह कोई भी हों, उनको भी हम देखते हैं ना कि वो आके कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जो आपको एक पीस मिलता है, एक सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। हम भी शहरों में, मैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर भी हूँ, तो पहले जॉब भी करता था। मिलता है पीस पहाड़ों में? बिल्कुल मिलता है, और अभी बहुत ज़्यादा नॉइज़ है शहरों में। सो आप बहुत ज़्यादा, आपको एक यकसुई मिलती है, सुकून मिलता है, और आप तमाम तर परेशानियाँ, यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी आप एंक्शियस फील कर रहे होते हैं, परेशान फील कर रहे होते हैं, तो वहाँ जाके बहुत सब लोग जो है उनका सिर्फ एक ह्यूमन कनेक्शन होता है दूसरे के साथ, और छोटी छोटी चीज़ जो है आपको खुशी दे देती है। सो मुझे तो बिल्कुल अच्छा, ये भी कहा जाता है, मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ जाने का, लेकिन कहा जाता है कि एक मरतबा जब आप चले जाएं, वो सुकून आप महसूस कर लें, तो फिर आप दूर रह नहीं सकते। ये क्या फीलिंग होती है, क्यों नहीं रहा जा सकता? आई थिंक वो जब तक इंसान नहीं गया होता तब तक उसे मालूम नहीं होता, और वो जाकर ही महसूस किया जा सकता है। हम तो हर कुछ माह के बाद फिर बहुत एक बेचैनी होना शुरू हो जाती है, आप जब तक जाते नहीं हैं तब तक सुकून नहीं मिलता। सो आई थिंक ये मज़ा जाके ही फील किया जा सकता है। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। पाकिस्तान का अच्छा इमेज दुनिया के बहाल रखिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माउंटेन्स डे आज मनाया जा रहा है, एक तो अवेयरनेस, और मैं खासतौर पे जितने भी पेरेंट्स हैं ना, मैं उनको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस डालें। हमें अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं बताया गया अपने पेरेंट्स की तरफ से माउंटेन्स को लेकर, देर से पता चला, तो आप अपने बच्चों को बताएं। आजकल तो इंटरनेट अवेलेबल है, ताकि उनकी दिलचस्पी बढ़े। बच्चे आजकल के ऐसे, उनको सब पहले से ही पता होता है, पेरेंट्स को बताएं। आई फील लाइक पेरेंट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इतना आप कॉन्फिडेंस शो करें अपने बच्चों के अंदर। अगर वो जाना चाहते हैं ना, तो उनको मेरे ख्याल से जाने दें, उनको सब बता के सिखा के। बहरहाल जी, हम स्कर्दू आपको लिए चलते हैं, पहाड़ों की बात हो रही है, पहाड़ों की बात हो रही है, स्कर्दू लिए चलते हैं। वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, सर्दी कैसी है, और वहाँ पर सर्दी से बचने के लिए लोग कौन कौन से खाने खाते हैं, किस तरह के इंतजामात होते हैं, ज़ीशान मेहंदी हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हमें बता रहे हैं। ज़ीशान, बताइएगा क्या देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, खूबसूरती में इस वक्त आप मौजूद हैं, ज़रा हमें भी दिखाएं। जी बिल्कुल, स्कर्दू इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है, और गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान दर्जा हरारत नुक्ते से 10 दर्जा सेंटीग्रेड नीचे गिर चुका है, जिसके बायस बाज़ इलाक़ों में पानी की लाइनें जम चुकी है, और नदी नालों में पानी की कमी के बायस बिजली की पैदावार में शदीद कमी हुई है, और शहरियों को इस वक्त 20 से 22 घंटों की तवील लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। दिन बिल्कुल मुख्तसर हो चुके हैं, बाज़ इलाक़ों में 4 से 6 घंटे धूप पड़ती है, जिसके बाद लोगों को तवील और सर्द रातों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई की वजह से वसाइल महदूद हो गए हैं, और बालाई इलाक़ों में कई फुट बर्फ़ पड़ चुकी है, और वहाँ पे लोगों को आमदरफ्त की मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। स्कर्दू में आज सुबह हल्की बर्फ़बारी हुई, लेकिन इस वक्त मौसम साफ़ हो चुका है। ताहम मुकामी महकमे मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान मज़ीद बर्फ़बारी हो सकती है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा होगा। स्कर्दू सयाहती शहर है, लेकिन सर्दी की वजह से सयाहती सरगर्मियाँ महदूद हो गई हैं। ताहम कुछ बैनुल-अक़वामी और मुल्की सयाह कुछ मनचले स्कर्दू का रुख कर रहे हैं, जिनमें कोह पैमाओं की तादाद ज़्यादा है, जो इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ज़ीशान मेहंदी स्कर्दू से हमारे साथ मौजूद थे। वो वैसे ही जिस तरह से मुझे नज़र आ रहा है, उनके बैकग्राउंड में मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा ठंडा, वो कहते हैं मज़ीद इसमें इजाफा हो सकता है, बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। बाला जी, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको थोड़ा सा टीजर दे देते हैं कि हम ब्रेक से आने के बाद क्या बात करेंगे। ISI के साबिक सरबरा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। इसकी डिटेल्स, इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तानी सियासत के अंदर, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप तक ताज़ा तरीन खबर तो पहुंच चुकी होगी, कल से आप फॉलो कर रहे होंगे। वो है ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के हवाले से, जिन्हें बाज़ाबिता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। तो हमने सोचा कि हम ज़रा इस पर तबसरा और तजिया भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताएं कि फैज़ हमीद के खिलाफ ये जो चार्जेस हैं, इनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात को नुकसान पहुँचाया फैज़ हमीद ने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुंचाया। ये सारी दफ़ात, ये सारी शिकें शामिल हैं उनके खिलाफ जो चार्जशीट हुई है। ISPR ने इस हवाले से आगाह किया है और उनके मुताबिक मुल्क में ये इंतशार और बेअमनी से मुतालिक जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं, उनमें भी फैज़ हमीद के मुलव्विस होने की अलहदा से तफ्तीश जारी है। और ये जो पुरतशद्दुद और बेअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात हैं, इनमें 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं जिन पर तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश अभी की जा रही है। ये चार्जेस जो हैं बहुत ही संगीन हैं। अब इसके असरात क्या हो सकते हैं और क्या इसके अंदर और भी शख्सियात जो हैं वो क्या कह सकते हैं कि ना गिरा में आ सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी शख्सियात। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आपका टेक जानना चाहूँगी कि ये इल्ज़ाम जो लगाए गए हैं फैज़ हमीद साहब पर बहुत ही संगीन है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है और मफाद को नुकसान पहुँचाया गया है। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? देखें, ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन हुई है, ख़ास तौर पे जब इतने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ कोई चार्जेस लगते हैं तो 100% पहले ये यकीन कर लिया जाता है कि वाकई ये सारे इल्ज़ाम सही हैं और प्रोसिक्यूशन की तमाम एविडेंस मौजूद है जिसके उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और सेकंड, इसमें मल्टीपल चार्जेस जो हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चार्जेस हैं वो ये कि आपने दौरान ये जो रिस्ट्रिक्शन होती है 2 साल के रिटायरमेंट के बाद कि आप किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते, उसमें आपने ये काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसेस आपके ऊपर कि आपने सियासी सरगर्मी में हिस्सा लिया और इससे पहले भी अगर याद हो सर्विस के दौरान भी आपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और आपने एक टॉप सिटी इंसिडेंट था उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। थर्ड बात ये कि ये रिलीज में बताया कि प्रूफ हो गया तकरीबन कि आपने जो 9 मई में आपने बहुत आपका किरदार है इसके अंदर, जो फौज के खिलाफ जो कुछ हुआ, आवाम को लड़ाने की कोशिश की गई, अफरा तफरी फैलाई, इंतशार फैलाया, फौज में डिसेक्शन की कोशिश की, जो कि बहुत ही सीरियस ऑफेंस भी है और मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान होता अगर ऐसी। और फिर तीसरी ये है कि तमाम, जिसमें 9 मई की बात कर लें या उसके बाद जो 22 नवंबर को हुआ जब चीफ ऑफ स्टाफ की प्रमोशन की अपॉइंटमेंट, उस वक्त जो आपने किया, और ही वाज इन गेटिंग डायरेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम बानी PTI इमरान खान से और उनकी कुछ पॉलिटिकल और लीडर से उनसे डायरेक्ट। अच्छा, सो दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। एक तो अब अगले सवाल के 2 हिस्से हैं। पहले तो ये कि चार्जशीट जब हो गई है तो इसका मतलब है ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया। कल मैं फैसल बाउडा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि ये आगाज़ नहीं है, ये इख्तिताम है, चार्जशीट लग गई है। एक तो हमें आप थोड़ा मिलिट्री प्रोसीजर्स के हवाले से अगर फर्दर बता पाएँ कि अब अगला प्रोसीजर क्या होगा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से, और फिर दूसरा ये कि जिन सियासी शख्सियात जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन का जिक्र आपने किया कि उनसे ये बराह रास्त राब्ते में थे, हिदायत ले रहे थे, फिर जाहिर बात है अब तो कड़ियाँ उनसे मिल रही हैं तो ये सज़ा का दायरा उन तक भी जाता नज़र आता है। इस पर भी अपना टेक दीजिए, दोनों पे बताइएगा। एक तो फील्ड एंड कोर्ट मार्शल का मतलब, चार्जशीट सर्व होने का मतलब होता है कि आपका जो कोर्ट मार्शल का एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है वो बन गया हुआ है। ओके। इसमें 2 स्टार या 3 स्टार के साथ एक हमारा जज एडवोकेट जनरल ब्रांच है GHQ में जो लीगल मैटर्स को देखते हैं, उनका सीनियर ऑफिसर भी साथ होगा मुआवनत के लिए प्रेसिडेंट की। नंबर 2 कि अब FTCM स्टार्ट होगा फील्ड एंड कोर्ट मार्शल, जिसमें इनको जो जनरल फैज़ हमीद को पूरा हक दिया जाएगा, जो उनके राइट से मिलेंगे। ये अपने मर्जी का डिफेंस लॉयर रख सकते हैं, सिविलियन जिसको मर्जी रख लें। अच्छा। नंबर 2, ये जितनी अपनी सफाई में गवाह पेश कर रहे हैं डिफेंस में वो पूरे पेश कर सकते हैं, इनकी फैमिली अटेंड कर सकती है कोर्ट मार्शल। ओके। उसके बाद प्रोसिक्यूशन अपना काम करेगी। तो जल साहब, एक क्विक इस पर ज़िमनी सवाल ये है कि अमूमी तौर पे हमारे जो सिविल केसेस हैं वो तो सर सालों चल जाते हैं और लोग इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाल के ले आते हैं। सिविल केसेस की मैं बात करूं जिससे केसेस लंबे हो जाते हैं, टाइम गेन करते हैं। आर्मी में भी क्या ऐसे ही होता है कि जनरल साहब बीच में कोई ऐसी चीज़ रखते हैं, फलां से पूछ लें, कोई ऐसे सबूत की कोई चीज़ आ जाए जिसकी वजह से केस लंबा हो जाए, या नहीं एक सर्टन टाइम लाइन है, चूँकि आर्मी इज़ अ डिसिप्लिन्ड फोर्स, उस टाइम लाइन के अंदर इसको रैप अप किया जाता है केसेस को? दिस इज द डिफरेंस मिलिट्री कोर्ट में और सिविल कोर्ट में, क्योंकि देखें इस कोर्ट में FTCM में एक ही प्रेसिडेंट है, उसके बाद एक ही केस है, ठीक है।
इसलिए इसमें डिले नहीं होगी, डेली बेसिस पे चलता है। और लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, हर चीज़ जो उनका राइट उनको मिलता है। एविडेंस लानी है, कोई 1 2 4 दिन 1 हफ्ता लेट हो रही, नो इशू। बट इट्स नॉट कि सिविल जज के पास होता है 20 केसेस होते हैं। अच्छा। अब को वो 10 साल लगा देते हैं पूरे केसेस को फाइल करने में। तो जो एक जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, वो बात है कि हमारे कोर्ट में जल्दी फैसले होते हैं, लेकिन कंप्लीट प्रॉपर इंसाफ के तकाजे, और फिर उनके पास राइट भी है कि ही कैन, फिर जब इनको अगर सजा हो जाती है, ही कैन गो टू हाई कोर्ट, ही कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, एंड देन ही कैन गो, जैसे प्रोसीजर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जा सकते हैं। तो इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, प्लीज अंडरस्टैंड, आपके सामने सीरिया में देखें किस तरह इजराइल ने जाके गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिए, इराक में देखें, गाजा में फौज नहीं है तो लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, और वो जाके अब देखें कि कैसे डबल ओटी की लाइनों पे लाइनें लगी हुई हैं। खुदा आपके मुल्क में आपकी फौज स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्विकली भाई साहब, वो जो दूसरा हिस्सा था, क्या अब ये सिलसिला तहकीकात का बानी तरीके इंसाफ इमरान खान तक भी जा सकता है? चूंकि हिदायत तो उनसे ले रहे थे, ये 9 मई से तो उनका भी बराह रास्त ताल्लुक बताया जाता है। उन्होंने खुद भी कहा था कि ये बनाया ही केस इसलिए गया है कि इनको वादा माफ गवाह बनाया जा सके। इस बारे में क्या कहेंगे? वादा माफ गवाह तो नहीं है, कोर्ट मार्शल स्टार्ट हुआ है, लेकिन डेफिनेट बट मेरी एनालिसिस भी यही है कि अब क्योंकि ये डायरेक्ट ऑर्डर्स उनसे ले रहे थे, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, और उनके साथ और भी पॉलिटिकल जो अंडरग्राउंड इनके हैं वो भी हो सकता है शामिल हो। अच्छा। मुराद, आपके मुराद हैं, उसके बाद हमाद अजहर हैं, और इस तरह के लोग। ये इत्तलात हैं आपके पास सोर्सेस से, या आपका तज्जिया? नहीं, मैंने तज्जिया इसलिए कि छुपे में दायरे कि किस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो छुपे में, बाकी तो पेश हो चुके हैं। चले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, इस अहम मौजू पे बात की। अच्छी खबर तो, या बहुत अच्छी बात तो नहीं है जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात इन दिस कॉन्टेक्स्ट है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक अपना सिस्टम मौजूद है, जिसके तहत इस मिसाल के बाद कम से कम ये प्रूव हो रहा है कि आप किसी भी रैंक पे हैं, आप लॉ से आगे नहीं है, डिसिप्लिन से आगे नहीं है। अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो आप पिनलाइज होंगे, और फैज़ हमीद एक ऐसी मिसाल के तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं। हम इस पर बात करते रहेंगे, क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, यूसुफ से आगे में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस शो में आपको पता है हम मुख्तलिफ मसाइल और वसाइल के बारे में बात करते रहते हैं। स्पेशली कराची का अगर हम जिक्र करें, वहाँ पर सिचुएशन जो है वो ये है कि ट्रक, ट्रॉलर, टैंकर्स, यहाँ पर सड़कें जो है ना वो मौत का घर बन चुकी हैं, मौत बांट रही है। 2 रोज़ में ट्रक और ट्रेलर की टक्कर से 5 जानें चली गई हैं। गुलबाई के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, माँ बेटा जहाँ बहक हो गए, बाप जख्मी हो गया। पुलिस ये बता रही है कि ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया और ट्रेलर तहवील में ले लिया गया है। दूसरी तरफ जाम सादिक पुल के करीब अगर बात करें तो ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, एक शहरी जाँ बहक हो गया और दूसरा जख्मी हो गया। तो कराची की सड़कें जो है ना, वहाँ पर इस वक्त ये सिचुएशन है। और ये हम आपको फर्जी खबरें नहीं बता रहे, ये एक दिन में आने वाली 2-3 खबरें हैं, और ये वो खबरें हैं जो हाईलाइट हो जाती है। कितनी कराची इतना बड़ा है, कई मुल्कों से बड़ा शहर है, उसकी कई खबरें तो आती नहीं है। मुझे लगता है सिर्फ 20-15% खबरें यहाँ पर आती हैं, 75-80% खबरें तो आती नहीं हैं। सो कई रोज़ कई खबरें, कई लोगों की जान का जाना। हमने कहा इसको ज़रा फोकस करते हैं, ये हो क्यों रहा है। ये जो ट्रॉलर चलाने वाले लोग हैं, एक तो शहरी औकात के अंदर जब लोग काम कर रहे हैं, इनको एंट्री क्यों होने दिया जाता है जब ये इतना नुकसान करते हैं? फिर क्या इन व्हीकल्स को चेक किया जाता है? क्या इन ड्राइवर्स के पास ड्राइविंग फिटनेस सर्टिफिकेट होता है? क्या ये एलिजिबल होते हैं कि इनको ड्राइविंग करनी आती भी है या नहीं? हाँ, इतने बड़े बड़े ट्रॉलर्स को चल, मैं तो नहीं चला सकता। आई कैन ड्राइव अ कार बट आई कैन नॉट ड्राइव अ ट्रॉलर। तो मेरे पास क्या उसकी एलिजिबिलिटी है? इस पे भाई हमने एक पूरा पैनल आपके लिए कोशिश किया तरतीब दे, लेकिन फिर वक्त हम जरा ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है ना, और इस पर सिंध गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है या नहीं कर रही, हमें इस वक्त तो हमारे ब्यूरो चीफ कराची से सैयद आरिफीन मेहदी ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे ज़रा हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि खबरों पे नज़र रखते हैं, तो ज़रा खबरों का एस्पेक्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं आरिफीन से, और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर तज्जिए पे भी जाएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आरिफीन, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट विद मी एंड आयशा। आई होप आप ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो ये जो पिक्चर हमारे सामने बन रही है, ये बड़ी बुरी सी पिक्चर है। हम बहुत बुरा महसूस करते हैं जब ऐसी कोई खबर आती है। ये क्यों हो रहा है? बुनियादी तौर पर फ्लॉ कहाँ पे है? कुछ हमारे सामने इसका खाका रखिए। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने बताया कि हादसात, मैं इसमें एक और अपडेट आपको कर दूं कि कल से अब तक जो मुख्तलिफ हादसात हुए उसमें 10 लोग जाँ बहक हो गए हैं, और आज जो एक और सुबह में वाक़या पेश आया है, गो के इसमें खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन
राशिद मिन्हास रोड की तरफ, शारा फैसल से राशिद मिन्हास रोड की तरफ जाते हुए पुल है, उस पुल के नीचे एक डंपर सुबह सुबह उल्टा है और लेकिन खुशकिस्मती से किसी की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो जैसा कि आप कह रहे थे कि डंपर्स की वजह से, ट्रॉलर्स की वजह से, हैवी ट्रैफिक की वजह से जो है वो हादसा हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हादसा उनकी वजह से भी हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो आम लोग हैं और जो मोटरसाइकिल सवार हैं, जो कि आमतौर पे हमें कहा जाता है कि मोटरसाइकिल जो है वो गरीबों की सवारी है, उनके हादसा सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं क्योंकि वो एक वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं, कोई कवरिंग गियर नहीं होता। बहुत सारे लोग जो कि कोशिश की जाती है कि लोगों को, हमने खुद हम टीवी हम न्यूज़ जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात में लोगों से बातचीत करता रहा है और मुसलसल बुनियादों पे कर रहा है कि लोग जो है वो साइड मिरर्स नहीं लगाए हुए होते और सबसे बुनियादी चीज़ के हेलमेट नहीं पहनते हैं। हेलमेट वो बुनियादी चीज़ होता है जो आपको हेड इंजरी जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है, लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं। गो के लोगों के कुछ इसके ऊपर जवाज़ मौजूद हैं कि वो ये कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपको अपनी जान को महफूज बनाना सबसे अवलीन तरजीह होनी चाहिए। तो लोग इस जानिब भी तवज्जो देते हुए नहीं नज़र आते हैं। और जो साइड मिरर्स होते हैं बाइक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम देखते हैं कि कराची में जो, अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको एक रेशो बताऊं कि 100 के करीब अगर बाइक्स आप निकालते हैं तो उसमें से आपको 70-80 जो लोग होते हैं वो उनके साइड मिरर्स नहीं लगे होते हैं, यानी अगर वो किसी तरफ मोड़ना चाहते हैं तो उनको गर्दन पूरी घुमा के पीछे देखना पड़ता है। तो ये एक बुनियादी वजूहात है। लेकिन आरिफीन, दुनिया भर में और दुनिया भर में इस चीज को आपको पता है, कवानीन को इन्फोर्स किया जाता है, लोग मुश्किल से फॉलो करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बनते हैं और लॉज बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो कवानीन नज़र तो आए। जैसे मैं आपको लाहौर की एग्जांपल देता हूँ, देयर आर मेनली सर्टन एरियाज़ के अंदर बड़ी गाड़ी अलाउड ही नहीं है डे टाइम के अंदर जब इस किस्म का ट्रैफिक चल रहा है, और फिर आप रात को अगर आपने कुछ लोडिंग अनलोडिंग करनी है तो आप करें, उससे आई बिलीव बहुत ज़्यादा बचत होती है। सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी तो कहीं है, वो नज़र आता है आपको वहाँ पर इन वाक़यात को लेकर? देखिए बिल्कुल नज़र आता है। आप और मैं जिस मुल्क में और जिस शहर के अंदर रहते हैं, हम क्या ये नहीं जानते कि लोग बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के हैवी ट्रैफिक भी चला रहे होते हैं, हैवी व्हीकल्स भी चला रहे होते हैं और गाड़ियाँ मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, छोटे बच्चे भी चला रहे होते हैं। तो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के या बगैर परमिट्स के बसेस चल रही होती हैं। कराची में जब तक रेड बसेस नहीं आई थी तो खटारा तरीन बसेस हम देखते थे कि जो चल रहे होते, जिनके अंदर जो धुआं छोड़ रही होती थी। तो वो जो एक ग्रे एरिया मौजूद है जिसका फ़ायदा उठाया जाता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा, इस बात को इस तरह खुल के नहीं कह सकते आपके जी वो रिश्वत लेके जो फिटनेस सर्टिफिकेट बांट दिए जाते हैं या रिश्वत लेके जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस तकसीम कर दिए जाते हैं या लोगों को मिल जाते हैं। ये एरियाज़ मौजूद हैं, ये खदशात, ये सवालात अपनी जगह पे बिल्कुल ये मौजूद हैं। लेकिन कराची जैसा शहर, इसके अंदर ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक भी वो शहर के अंदर से गुजरती है। इवन कि अगर आपको जो बड़े शहर होते हैं, सिविलाइज्ड कंट्रीज होते हैं, वहाँ के ऊपर आप शहर के अंदर से हैवी ट्रैफिक नहीं गुजारते। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसमें मेरा ख्याल है कि हम अगर दोष देना चाहें, जिम्मेदार करना चाहें ट्रैफिक पुलिस को। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कराची के अंदर ट्रैफिक के मसाइल जो हैं उससे हम सभी वाकिफ़ हैं कि कितने ज़्यादा मसले मसाइल हैं। आपके पास कुछ सैट्स मौजूद हैं, कोई आदादो शुमार हैं कि ये जो केसेस सामने आए ट्रैफिक हादसात के, जिन लोगों की वजह से जाने गई, जिन ड्राइवर्स की वजह से उनको प्रोसिक्यूट किया गया, कोई नतीजा निकला, कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे इस बारे में? पहले तो मैं आपको हादसात के कुछ फिगर्स बता देता हूं कि 2024 में अब तक जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें मजमूई तौर पे 715 अब तक हलाकतें लोग जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद जो है वो मर्द हज़रात की है, जो कि 562 यानी 550 के करीब जो मर्द हज़रात हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एक घर का कफ़ील होगा, वो अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहा होगा, वो इसके अंदर जाब होगा। ना सिर्फ ये, इसमें बच्चे भी महफूज नहीं है, ख़वातीन भी महफूज नहीं है। सिर्फ इस साल के अंदर मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के अंदर 80 ख़वातीन जाँ बहक हो चुकी हैं और 54 बच्चे। अब बच्चे ज़ाहिर सा मोटरसाइकिल्स पे होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। अब तक 54 बच्चे जो हैं वो इन ट्रैफिक हादसात में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं सिर्फ जो मुख्तलिफ हादसात हुए हैं और उसमें लोग कितने ज़ख्मी हुए, वो बहुत बड़ी फिगर है, जो कि 7600 के करीब मुख्तलिफ हादसात में लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। मैं सिर्फ आपको जिनमें डिसेबिलिटीज भी हुई होंगी, बहुत से ऐसे लोग हैं।
जी बिल्कुल हुई होंगी, बिल्कुल हुई होंगी, लेकिन हमारे आपको पता है कि डाटा कलेक्शन का कोई बहुत मजबूत निज़ाम मौजूद नहीं है कि जिसके ऊपर आप कह सकें ये तो एक वो जो सिर्फ उसकी जो इंजरी है वो उस बारे में सिर्फ आया कि इंजर्ड हो गया बंदा, अब वो अपनी बसारत से महरूम हुआ है, अपनी टांगों से महरूम हुआ है, अपने हाथों से महरूम हुआ है, या अपनी रीढ़ की हड्डी से खुदा न खास्ता किसी को आपको पता है कि अगर बैठ जाए तो पूरी जिंदगी के लिए आपका पूरा करियर रिपोर्टिंग में गुजरा है, खासतौर पे कराची की अहम सियासी शख्सियात, और शख्सियात तो वही हैं पिछले 20, 25, 30 सालों से कम जब से हम आप काम कर रहे हैं, वही शख्सियात है, कभी पावर में आती हैं, कभी अपोजिशन में आती हैं। कोई अवेयरनेस है या कराची में मुझे लगता है हर चीज़ जो है जैसे है की बुनियाद पे छोड़ दी जाती है, ट्रांसपोर्ट जो है जैसे है, स्ट्रीट क्राइम जो है जैसे है, सफाई जो है जैसे, ये इस जो है जैसे है कल्चर से निकलने की कोई किसी ने कोशिश की है, कोई बात आपकी हुई हो, कोई अथॉरिटी सोच रही हो? अगर आप सिर्फ ट्रैफिक की अगर इस मामले की बात कर लें तो एक ज़माना था जब कराची के अंदर 2200 व्हीकल्स, मुख्तलिफ व्हीकल जिसके अंदर मोटरसाइकिल, टैक्सी, रिक्शा, गाड़ियाँ, 4 व्हील ड्राइव, बसेस, ट्रॉलर्स रजिस्टर्ड होके एक ज़माने में 2200 गाड़ियाँ रोज़ाना नई गाड़ियाँ कराची के अंदर ऐड हो रही थी, जो कि अब तादाद घट चुकी है मेरे ख्याल से शायद 1200 से 1500 के दरमियान अभी भी ऐसी हैं कि रोज़ाना रजिस्टर्ड होके नई रजिस्टर्ड होते हैं और वो गाड़ियाँ आती हैं। नई नॉन रजिस्टर्ड कितनी चल रही होती हैं, ऐड ऑन होती है, उसकी फिगर की बात नहीं कर रहा, ये वो फिगर है जो एक्साइज की फिगर है, यानी 1200 से 1500 के करीब वो फिगर है जो नई गाड़ियाँ ऐड हो रही होती हैं। जहाँ तक आपने बात की है, देखें जो ट्रैफिक हादसात हैं, आपको मैंने जैसे कहा कि गरीबों की सवारी मोटरसाइकिल वो इसका सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं, तो जो अरबाब इख्तियार है तो हमारे पास वक्त कम है, मैं चाहूंगी कि आपके नज़दीक बाइक पे सवार करते वजह जो है इन हादसात की क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, रूल्स को फॉलो ना करना, या फिर रूल्स हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना होना, या फिर जिनकी जिम्मेदारी बनती है इन्फोर्स करने की उनको इन्फोर्स उन्होंने नहीं किया? सबसे बड़ी रीज़न क्या आपको लगती है इन सारे हादसात की? अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं ज़िम्मेदार सबसे पहले अपने आप को ठहराऊँगा, आवाम ही एक जो बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं। मिसाल के तौर पर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, अगर एक ट्रैक बंद हुआ है तो हम दूसरे ट्रैक पे जाने वाली रॉन्ग ट्रैक के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल ले जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ ले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि 5-10 मिनट हमारे बच जाएँ और हम उस जगह से निकल जाएँ। और आपको पता है कि जब इस तरीके के हादसात होते हैं तो बाज़ औक़ात सामने वाला से जो ट्रैफिक आ रही जाती है वो नहीं देख पाता, या कोई और वजह होती है, उसका ध्यान नहीं होता उस तरफ, तो वो उसको ये भी सेंस होता है कि यार चलो मैं तो अपने ट्रैक पे जा रहा हूँ, यहाँ से सामने से कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन सामने से कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई गाड़ी वाला आ रहा होता है। ना सिर्फ ये कि हादसात होते हैं, ना सिर्फ हादसात होते हैं, बल्कि ट्रैफिक जाम का एक बहुत बड़ा सबब रॉन्ग वे के ऊपर ट्रैफिक चलाना होता है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बात होती रहेगी। अच्छी स्टैट्स आपने हमारे सामने रखी, अच्छी इन सेंस कि इन्फॉर्मेटिव, लेकिन ये इस अगर वाकई की हकीकत देखें तो बहुत ही बुरी है। अथॉरिटीज़ पता नहीं कब जागेंगी। वंस अगेन आई वुड से आई वुड कीप रिपीटिंग इट, कराची को जो है जैसे है कल्चर से निकाल कर कवानीन को ला कर इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा, और सिविक सेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे ज़्यादा आरिफीन का फोकस था कि हमें खुद एहसास करना है कि हम मामला को कैसे चलाएं। सो दिस वाज अबाउट कराची इंसिडेंट। हम इस पर मजीद इंशाल्लाह बात करेंगे, करते रहना चाहिए। अवेयरनेस मुझे लगता है इसी तरह से आएगी लोगों के अंदर, खुद एहतसाबी तो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ जिनकी जिम्मेदारी है उनको भी किरदार अदा करना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कराची के बाद दूसरे बड़े शहर की बात करने, पाकिस्तान के लाहौर की बात करें। लाहौर की बात कर लेते हैं कि लाहौर वाले जो हैं वो नाश्ता किस तरह का करते हैं, और जब नाश्ते की बात आती है, लाहौर की पंजाबियों के नाश्ते की बात आती है, तो क्या क्या आता है आपके जहन में, जरा बताइए। बहुत सारी चीजें आती है। मैं तला सईद हमारे साथ हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं कि वो तला सईद से पूछ लेते हैं कि लाहौर में क्या हम है जी। देखिए और दिखाइए तला। जी बिल्कुल, जिंदा दिलान का शहर लाहौर जहां और बहुत सी चीज़ों की वजह से मशहूर है, तो वहीं यहाँ के जायकेदार खाबे भी इसकी वजह शोहरत हैं। और यही वजह है कि लाहौर की मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर कायम फूड स्ट्रीट के ऊपर, चाहे इतवार हो या फिर चाहे हफ्ते का कोई भी आम दिन हो, तमाम रोज़ ही रश जो है वो देखने में मिलता है। और सुबह सवेरे नाश्ते के लिए बहुत से लाहौरिये जो हैं वो अपने मनपसंद मराकज़ का रुख करते हैं, जहां पर वो मुख्तलिफ इक़साम के देसी नाश्तों से अपने दिन का आगाज़ करते हैं। अगर इन नाश्तों की बात की जाए तो बोंग पाए, सिरी पाए, निहारी, लाल बोटी की बोंग और उसके साथ ही साथ नान चने, हलवा पूरी, ये लाहौरियों के पसंदीदा नाश्ते हैं। और इसके साथ ही साथ
लस्सी के भी शौकीन जो हैं वो इन फूड स्ट्रीट्स का रुख करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही फूड स्ट्रीट्स ही नहीं है बल्कि इनके साथ ही साथ लाहौर के ये सिर्फ आप सॉरी टू कट यू, रोकने का दिल नहीं करता, टाइम कम है, सिर्फ आप बता नहीं रहे, हमारा मूड भी बना रहे हैं लाहौर दोबारा जाने का। क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग सबसे आगे। वेलकम बैक। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक बड़ी ज़बरदस्त खुसूसियत ही मैं कहूँगा वो ये है कि न सिर्फ इसने पुराने जो फ़नकार बहुत अरसे से काम कर रहे हैं उनको साथ लेके हमारी इंडस्ट्री चली है, बल्कि नए और बहुत टैलेंटेड ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनली भी मार्केट के अंदर बड़ी जिनकी पेनिट्रेशन है उनको पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री ने और समहाउ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने मुतारिफ कराया। अब से कुछ अर्सा पहले एक फिल्म आई थी परवाज़ है जुनू, हम सबको याद है एयरफोर्स के तावर से बनी थी। MD प्रोडक्शन ने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, चूँकि जाहिर बात है भाई परवाज़ है जुनू उसके अंदर हमजा अली अब्बासी थे। उस फिल्म का टाइटल ट्रैक बहुत अच्छा था, शुजा हैदर ने गाया था, आई रिमेंबर। उसके अंदर एक आर्टिस्ट थे शाज खान, इफ यू रिमेंबर, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, उनको बड़ा एक्नॉलेज किया गया था। द काइंड ऑफ लुक्स ही हैज़, मतलब बड़ा कहा था कि बड़ा हॉलीवुड टाइप आदमी है ये जो फिल्मों के अंदर देखते हैं। हमजा अली अब्बासी वगैरह दीगर आर्टिस्ट भी थे इस फिल्म के अंदर, हानिया आमिर थी इसके अंदर। तो उस फिल्म के एक तसलसल के अंदर फिर जो शाज खान है थोड़ा सा बीच में गायब हुए, लेकिन एक अवार्ड शो हुआ उसमें भी हमें नजर। आप शाज खान की बहुत बात कर रहे हैं, चलें वो जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो देखते हैं, उसके बाद मुझे बताएं आप बात क्यों कर रहे हैं। मैं शाज खान की बात क्यों करूं, आप जरा देखिए। हम शाज खान साहब का तारुफ वैसे तो आपके पास है, लेकिन जरा उनको कुछ काम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं हम क्यों बात करें उनकी। जी बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है ये प्रोमो तो, और सुबह से आगे के इस एपिसोड के थ्रू और इस शो के थ्रू ही हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। और 31 जनवरी को जनाब ये मूवी आने लगी है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है इसको रिलीज किया जाएगा। आप जाने लगे हैं, मैं तो करवाने लगी हूँ बुकिंग। जरूर जाइए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, और जिन जिनको देखनी, जिन जिनको ये सब्जेक्ट पसंद है वो जरूर इसको देख सकते हैं। इस वक्त नन अदर देन शाज खान हमारे साथ मौजूद हैं, गायब हो जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं कुछ अच्छा लेकर आते हैं। शाज खान साहब ने इसको लिखा भी है और ट्रेलर तो आपने देखा ही है। ओवरऑल क्या है इस फिल्म के अंदर और क्या किस किस्म की एंटरटेनमेंट मिलने जा रही है आपको देखने के बाद, इस पर हम बात करते हैं। फिल्म का ट्रेलर तो बेहद दिलचस्प है। शाज, आपको वेलकम के साथ मैं ये विश भी करूंगा कि फिल्म बहुत कामयाब होने वाली है इंशाल्लाह। कहानी क्या है, वी जस्ट वांट टू नो। आई नो आप सारी नहीं बताएंगे, थोड़ी सी बताइए स्टोरी क्या है फिल्म की। Thank you for watching the trailer. I hope you like it. ये कहानी हम कोई 4-5 साल से बना रहे हैं. It's a film we've shot all over the world about a Desi MMA fighter who comes back and finds his roots. So this is a story that has action, drama, humor, tragedy, but also redemption most of all. एक ऐसी कहानी है जो हम फख्र से कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे किसी और फिल्म ने कभी दिखाया नहीं है, एंड दैट मेक्स मी वेरी प्राउड। अच्छा शाज, आप ये बता रहे हैं कि आपने 4 साल से ज्यादा मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की है, ये सिर्फ इस फिल्म के लिए था, फिल्म की तैयारी के लिए था, या फिर ये आप उससे पहले भी इसमें दिलचस्पी रखते थे, और कितना चैलेंजिंग था ये मरहला? यस, 4 साल मैंने इंटेंस ट्रेनिंग की थी इस फिल्म के लिए, जिu-jitsu में, बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग, मुay thai, रेसलिंग, taekwondo, pretty much every martial art, क्योंकि मकसद ये था कि अगर हम एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम मार्शल आर्टिस्ट है, तो जो असली मार्शल आर्टिस्ट हैं जो अपनी जान देते हैं रिंग के अंदर, अगर वो देखेंगे they have to believe that the character could be the best fighter in the world, or at least one of them. So it was necessary. उसकी वजह से टेक्निक्स भी जो थी, जो स्टाइल ऑफ एक्शन that we wanted to shoot, वो सब असली होना चाहिए, and it just required that much time. So also I should say कोविड की वजह से शूटिंग बंद हो गई थी, तो थोड़ा और टाइम मिला था, we just used that time. राइट। अच्छा शाज, चूँकि आपने इससे पहले भी काम किया है, बड़ा अच्छा लगा हमें काम, शायकीन ने, देखने वालों ने पसंद भी किया। इसके साथ साथ अब ये तो आप कर ही रहे हैं, पाकिस्तान में भी फर्दर कुछ काम करने का इरादा है आपका? Of course, मेरा प्लान है पाकिस्तान में काम करने का दोबारा, फिल्म्स में, even dramas, but it has to be the right story, the right character, overall production अच्छी होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि मैं काफ़ी पिकी हूँ, मुझे और काम करना चाहिए, but I just can't do anything that I don't have my heart in. और शुरू से मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि अगर इस प्रोफेशन में जाऊँगा, ऑडियंस को ऐसी परफॉर्मेंसेस, ऐसी कहानी दिखाना जो उनको इंस्पायर कर सकें, क्योंकि मूवीज़ ने और ड्रामों ने मुझे इंस्पायर किया था बचपन में। अच्छा शाह, हमने जो अभी प्रोमो देखा है उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, हमें यूके की भी नज़र आ रही है, उसके साथ साथ पाकिस्तान की भी। कौन कौन सी लोकेशंस थी, किन मकामात पर शूटिंग हुई है, और सरप्राइज़ क्या हो सकता है शायकीन के लिए इस फिल्म में? जी, शूटिंग इसकी हमने
कैलिफोर्निया में की थी, ऑरेंज काउंटी, डेथ वैली, जो एक बहुत ही ख़तरनाक डेजर्ट है, लॉस एंजलिस, लास वेगस, सेंट्रल अमेरिका, Belize, next to the Mayan temples, और पाकिस्तान में लालाजार में की थी, which is probably the most beautiful location in the film, and it's surprises इस फिल्म में काफ़ी हैं, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा because I think the audience will need to watch it, और ये एक फैमिली फिल्म है जो आप फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं और दोस्तों के साथ जाके देख सकते हैं, और उसके बाद अगर हमने अपना काम सही किया है तो बाद में जाके उसके बारे में बात करेंगे। और वो भी ऐसी मूवीज़ थी जो मैं बचपन में मैं देखता था, मुझे बहुत पसंद थी, और मुझे शौक़ था अपने दोस्तों के साथ जाने का और फिर अपनी अम्मी अब्बू को घसीट के थिएटर लेके जाने का और बाद में बात करने का। वी नो शाज़, और इसके पीछे आपका कितना सफ़र है, कितनी इंस्पिरेशन है, कितनी हार्ड वर्क है, हमें नज़र आ रहा है। आपके लहजे में भी वो चीज़ फील हो रही है हमें, एंड हमारी बहुत दुआएं कि बहुत अच्छा चले। ओवरऑल एक्सपीरियंस हमें बताइए एट लास्ट, कुछ भी इस हवाले से मज़ीद आप हमें बताना चाहें अपने तजर्बे के हवाले से। इस फिल्म का एक्सपीरियंस ज़बरदस्त था, स्ट्रेसफुल था, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स थे, लेकिन कभी हमें लगा नहीं कि हमें फिल्म बनानी नहीं चाहिए। शुरू से सब जो इन्वॉल्व थे फिल्म के अंदर वो पैशनेटली काम कर रहे थे, और क्योंकि हमें पता था ये इस तरह की कहानी कभी स्टूडियो सिस्टम में, एक सिस्टम में नहीं बन सकती है, उसके सिस्टम के बाहर बनेगी, क्योंकि इसमें हम ये पहली इंटरनेशनल फिल्म है जिसमें पाकिस्तानी लीड्स हैं, एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो हम स्टेट्स में भी शूट कर रहे हैं, सेंट्रल अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी शूट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें सब चीज़ें खुद करनी पड़ी, but that was actually the real inspiration. The inspiration was that it has never been done before, and that was exciting. And also personally मैं चाह रहा था हम एक पाकिस्तानी कैरेक्टर को दिखाएं और या पाकिस्तान को ऐसे दिखाएं जैसे किसी ने कभी देखा नहीं है। मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन that's really one of the main motivations. I wanted to show a martial arts film. I love filmmaking, movies, but specifically great stories. But I also love action, so I wanted to put action in there too. तो ये जो सब चीज़ें जो मुझे पसंद है मूवीज़ के अंदर, मैं कोशिश कर रहा था वो उसको एक मूवी में डालूं। ऑल द वेरी बेस्ट शाज़िल हफीज़ खान इनका पूरा नाम है, लेकिन हमने प्रोमो जो अभी तक देखा और आपकी बातों से हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह जो ये फिल्म है काफ़ी कामयाब होने वाली है। द काइंड ऑफ एक्शन स्टंट आई एम सीइंग और काइंड ऑफ द कैमरा वर्क दैट आई एम सीइंग, आई मीन नहीं मिलता है हमें यूजुअली पाकिस्तान में, तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन चूंकि इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म विद दी पाकिस्तानी लीड एज शाज़ टोल्ड, तो आई होप कि बहुत अच्छी जाएगी। आप लोग ज़रूर जाइए, एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए, और ख़ास तौर पे अगर आप भी लाइफ में कोई एडवेंचर कुछ बड़ा अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई थिंक ये फिल्म आपको हेल्प करेगी कि कैसे अपने ड्रीम्स को आपने चेस करना है। अच्छा ये बताएं, शाज़िल के पीछे हमें अंधेरा क्यों नजर आ रहा था? आई थिंक ही वाज समवेयर अब्रॉड, सो दैट्स अब्रॉड में ऐसा मुझे लगा कि वो बाहर हैं, सो इसलिए। खैर, थैंक यू वेरी मच शाज़ वंस अगेन। हम आगे बढ़ेंगे, क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात वंस अगेन कुछ और एडवेंचरर्स से कराएंगे जो मैराथन दौड़े, बहुत भागते हैं। अच्छा चले हम इसको सरप्राइज रखते हैं, आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक लीजिए, वापस आइए आपको बता। वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आपको भी आंखों में अक्सर जलन रहती है, खारिश होती है, पानी बहता रहता है आंखों के सामने, या फिर रोशनी की वजह से आपकी आंखें जो है ना उसके अंदर थोड़ी सी आपको चुभन होती है, तो जान लें कि आपकी आंखों के साथ ना सब कुछ नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मसला है। इसको ड्राई आइज़ कहा जाता है या फिर आंखों की खुश्की। ये मसला ख़तरनाक तो नहीं है लेकिन बहुत परेशान कुन साबित हो सकता है, और अभी मुझे पता चला है कि इट इज़ नॉट क्योरेबल। आई फेस इट बाय द वे, अभी आपने जिक्र किया तो मुझे है, इट हैज़ बीन। अच्छा खैर, दूसरी बात यह है कि बहुत अरसे से हमने दीगर सब हेल्थ इश्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे थे, सो आईज़ को हमने कहा थोड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत मसाइल हो रहे हैं जब से खासतौर पे गैजेट्स आए हैं ना, और फिर जो पोल्यूशन आई है बाहर हवा के अंदर, वो मुसलसल हमें मुतासर कर रही है। कुछ चीज़ों का हमें एहसास हो जाता है, कुछ का नहीं होता, तो इसलिए कहा हमने ज़रा अवेयरनेस भी हो जाएगी थोड़ी और उस पर बात भी हो जाएगी। हमारे साथ इस हवाले से आई स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर हनीफ मलिक, उनको हमने दावत दी और स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे ज़रा कुछ रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सबसे पहले तो मैं अगर आपसे कहूं कि इन ड्राई आइज़ या ओवरऑल आइज़ को लेकर सबसे ज़्यादा क्या इश्यूज़ आपके पास आजकल आते हैं, बीइंग द एक्सपर्ट, किन मसाइल के साथ लोग आते हैं, बताइए हमें। जनरली ये हर एज के लिए डिफरेंट होते हैं, बच्चे जो हैं उनमें डिफरेंट चीज़ें हैं, बड़ों में डिफरेंट हैं, इस हर एक जो एज ग्रुप है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बच्चों में लाइक आपको छोटे बच्चों में सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया है,
इसी तरह इन्फेक्शंस हैं, ये चीज़ें बच्चों में, या इस तरह पानी बच्चों में आ रहा होता है, ये चीज़ें कॉमन है। इसी तरह जब बड़े हैं उनमें मोस्टली जो है यही आपने जो अभी कहा है, ड्राई आइज़ है, एलर्जीज़ हैं, इसके अलावा फिर सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, ये तो व्हाट इज़ ड्राई आइज? आई मीन ये कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली, ये क्या इशू क्या है? ये ड्राई आइज बेसिकली जो है वो आपके आइज़ के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि पानी बनाते हैं, ठीक है, तो वो अपना पानी बनाना जो है कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उसकी रीज़न क्या है? तो उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, लाइक मतलब आपको कोई बॉडी में जिस तरह आर्थराइटिस है, लोगों को जॉइंट्स की बीमारी है, कुछ अंतड़ियों की बीमारियां हैं, इसको हम शॉगरन सिंड्रोम कहते हैं इसको, तो वो उन चीज़ों की वजह से आपकी जो है वो ड्राई आइज़। तो ये जेनेटिक होता है या फिर ये दूसरी बीमारियों की तरह जो लग जाती हैं, जैसे हम कहते हैं हमें बुखार हो गया, इस तरह की कोई बीमारी है या फिर ये जेनेटिक है? नहीं, जेनेटिक तो इसमें इतना ज़्यादा उसका वो रोल नहीं है जेनेटिक्स का। वैसे तो आजकल जो नई चीज़ें आ रही हैं उसमें इट्स कॉमन टू से कि जीन्स का रोल जो है वो मतलब बहुत है, ठीक है, मे भी कहीं ना कहीं इसमें भी उसका जीन्स का रोल होगा, लेकिन जनरली जो है वो जो बॉडी के साथ बाकी बीमारियां हैं उनके साथ ये मतलब ज़्यादा, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, उसके साथ ये रिलेटेड। आप बता रहे थे अभी हमें ब्रेक में हम जब बात कर रहे थे कि इट इज़ नॉट क्योरेबल, तो फिर इसमें रिलीफ के लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा, इसमें ना जो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो इतनी बड़ी फाइल उन्होंने पकड़ी होती है, मतलब वो बेचारे तकलीफ में होते हैं ना, हम उनको ब्लेम तो नहीं कर सकते, लेकिन वो ये समझते हैं कि हम ये बंदा ठीक नहीं है, उससे आगे 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 चलते जाते हैं वो। अच्छा, वो हमारे दोस्तों ने, डॉक्टर्स ने नाम बदल के, लाइक टीयर्स प्लस, टीयर्स फ्रेश, ब्लिंक फ्रेश, टीयर्स नेचुरल, वो मतलब मैं किसी कंपनी का प्रमोटर नहीं हूँ तो उन लोगों ने जो है वो मतलब उसको वो बदल के दवाइयाँ दे रहे होते हैं, वो बेचारे आगे से आगे चलते जाते हैं। तो इसमें जो बुनियादी बात समझने वाली है कि वो आप एक तो उसकी जो काज है, अगर उसके ड्राई आइज उसके साथ रिलेटेड है, तो एक तो उसको आप ज़रूर जाए, रेमेटोलॉजिस्ट है उनके पास जाएं, या कुछ और जो भी है उनके पास जाएं, वो उस काज को वो ट्रीट करेंगे। और डॉक्टर्स जो हैं, हम लोग, हमारा बेसिकली रोल जो है ना वो मतलब सपोर्टिव रोल है एयर ड्राई आइज़ में, और आप अपनी मेडिसिन जो है वो जारी रखेंगे, अपनी मेडिसिन बंद नहीं करनी है। इट इज़ नॉट लाइक हेडेक और टेम्परेचर या फीवर की तरह नहीं है कि आपको बुखार हुआ, आपने पैरासिटामोल लिया और वो ठीक हो गया। हमने ज़रा अपना नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, हम ज़रा अगर लोग कुछ हेल्प लेना चाहें तो वो भी हमें फ़ोन करें। अली हैं हमारे साथ, आई बिलीव अली अवान। अली, आप सुन पा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू अली? आई होप आप ठीक हैं। क्विकली बताइए। गुड, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आप? अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि मुझे ना 2 टाइम पे, एक जब मैं रात को सोता हूँ तो सोने से पहले डेफिनेटली कोई मोबाइल, कोई किताब, कोई चीज़ वो बंदा पढ़ता है तो मेरी ना उस वक्त आंखों में इरिटेशन हो जाती है। अच्छा, तो इरिटेशन होती है और पानी भी आता है, नंबर 1 तो ये है। और फिर सुबह उठने के थोड़ी देर के बाद वंस मैं वो मुंह हाथ धो करके वो सारा कुछ करने के बाद भी, तो उस वक्त भी जो है ना, अगर मैं कोई मोबाइल देखूं, कोई किताब देखूं, तो उस वक्त भी मेरे ना ये वाली इरिटेशन होती है, लेकिन ये 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए होती है और उसके बाद ठीक हो जाती है। ठीक है, कुछ क्रॉस क्वेश्चन डॉक्टर साहब? नहीं, मैं ठीक है अली, ठीक है अली, थैंक यू। सज्जाद ने भी हमें ज्वाइन किया, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी सज्जाद, बताइएगा। जी सज्जाद। मुझे ना सर्दी में जब मैं ड्राइविंग पे बैठता हूँ ना तो आंखों में पानी आता है। सर्दी में जब गाड़ी चलाते हैं तो ओके, ठीक है सज्जाद, मैंने कहा कहेंगे सर्दी में ठंड बड़ी लगती है। डॉक्टर साहब 2 सवाल। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। पहली जो बात उन्होंने की है ना, एक्चुअली जब मैं इस चीज़ की तरफ आना भी चाह रहा था, जब हम कॉन्स्टेंटली अपनी आइज़ जो है ना ओपन रखते हैं ना, ये जो हमारे शटर्स हैं ना अल्लाह ने जो बनाए हुए हैं, लिड्स जिनको हम बोलते हैं, ये हैं इसलिए कि इन्होंने आपके आइज़ के अंदर जो पानी प्रोड्यूस हो रहा होता है ना, इसको उन्होंने वो स्प्रेड करना होता है। तो जब हम इनको वो नहीं ब्लिंक नहीं करते तो वो पानी हमारी आइज़ के अंदर स्प्रेड नहीं करता है, तो उसकी वजह से आइज़ ड्राई हो जाती हैं। तो एक तो वो पहले दोस्त जो, इसी तरह सुबह जो है जब हम उठते हैं तो सारी रात आपकी आइज़ बंद रही होती हैं, तो सुबह जब वो भी
ब्लिंक नहीं कर रही होती हैं आपकी आइज़ जो होती हैं, तो उसकी वजह से आपको इरिटेशन जो है वो फील होती है। जैसे ही आप उठते हैं, आप अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी शुरू करते हैं, वाटर जो है, पानी जो है, आपका आंसू वो फैलना शुरू हो जाते हैं, तो ये वाला मसला जो है ये दूर हो जाता तो है। इतनी परेशानी की बात नहीं है उनके लिए? नहीं, इतनी परेशानी की बात नहीं। सोते वक्त, लेकिन वो कह रहे हैं रात को सोते वक्त भी होता है जब वो सोने से पहले उन्होंने कहा जब बुक पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस वक्त वो होता ये है कि वो ब्लिंक नहीं कर रहे होते ना। जिस तरह आजकल के बच्चे हैं, अब माशाल्लाह वो टाइम तो जाया मतलब करते नहीं। इसमें रीलें देखने का कोई फोन के ऊपर अगर आप रील्स देख रहे हैं तो इसका कोई कसूर नहीं है। करता है किस टाइप की रील्स। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अली किस टाइप की रील्स देख रहे हैं आप, ये मैटर करता है। हमारे साथ रेहाना एक और कॉलर तरफ से। रेहाना बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं रेहाना बात कर रही हूँ कराची से। जी बोलिए। कैसे हैं मिस आयशा, मिस्टर इमरान, आप लोग? थैंक यू वेरी मच रेहाना, वी आर गुड। आई होप आप भी ठीक हैं। क्विकली कुछ बताइए, पूछिए हम ताकि जवाब लें डॉक्टर साहब से। मैं यहाँ कराची से देख रही हूँ, डॉक्टर हनीफ की बातें सुन रही हूँ और मुझे लग रहा है ये माशाल्लाह इतने ज्यादा अच्छा स्पेशलिस्ट हैं कि इन्होंने जो कुछ बातें मुझे बताई है ना, ये जो लोगों को कुछ बातें अवेयरनेस दे रहे हैं कि डॉक्टर कुछ बीमारियों का कुछ नाम रख लेते हैं और डिफरेंट चीजें देते रहते हैं, इससे मैंने देख रही थी कि ये यानी कि कितने अच्छे डॉक्टर है कि हर चीज को समझ रहे हैं। अभी अपने से रिलेटेड छोटी सी बात बता दूं कि मैंने एक आई के मसले में, आई गॉट मैरिज, मैंने शादी कर ली आंखों के मसले में। जी, अब देखें कराची के अंदर मैंने एक डॉक्टर के पास गई, मुझे थोड़ा सा आंखों का प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने आई दिखाई अपनी, तो उसने बोला माइट भी पॉसिबल आपके दांतों में कैटरिक हो गया हो, मोतिया आ रहा है और इसका फौरी इलाज होगा। मेरे मॉम डैड पाकिस्तान में थे नहीं, मैंने बोला मुझे कौन संभालेगा। मैंने अपनी आंटी से बोला कि मेरे कैटरिक का मसला हो गया है, अब ऐसा है कि मुझे, आपको पता है कराची में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता। मैंने कहा तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए था कि मेरा जो हस्बैंड सवाल क्या आप करें ना, बड़ी एंटरटेनिंग कॉलर है आप भी साहब, मेरे रेडियो शो में कॉल करें तो मैं डिटेल में बात करूँ। क्विकली सवाल बताइए अपना। तो बस उन्होंने है ना, मेरी शादी हो गई, आज मेरी शादी को 2 साल हो गए और मेरे ना कैटरिक था ना कुछ था, डॉक्टर ने गलती से बोल दिया था। अच्छा, ओह माय गॉड। अच्छा, उस चक्कर में शादी हो गई थी आप, लेकिन चले आप खुश है ना, शादी हो गई आपकी, इस चक्कर में शादी हो गई, खुश तो है ना आप? बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। थैंक यू वेरी मच। हो सकता है डॉक्टर पार्ट टाइम मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं, उन्होंने कहा साइड से चले, इधर से कोई क्लाइंट मिल गया। एक छोटा सा कमेंट जरूर दूंगा कि जब भी आप लोगों को एक डॉक्टर जो है वो अगर कोई चीज़ बताता है तो प्लीज़ आप एक और डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लें, थर्ड भी ले लें, ये आपका हक है और एज ए डॉक्टर हमें माइंड नहीं करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेशेंट का राइट है कि वो अपनी सेकंड थर्ड ओपिनियन। अच्छा, ये हमारे पास और भी जब डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि ये कैसे हम यकीनी बनाएं कि जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं वो ठीक डॉक्टर है या फिर वो उसका तरीका इलाज जो है ना वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इस तरह से भी नीम हकीम हमें मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। कैसे हम यकीनी बनाएं इस चीज़ को? देखिए आजकल जो है ना ये सोशल मीडिया के इस दौर में इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि जब वो बाजार में जाते थे ना तो एटलीस्ट 3-4 जगह से फिरते थे और फिर अपना वो तहकीक कर लेते थे। फिर अपना, आप ख़वातीन हैं, आपने भी सूट ख़रीदना हो ना तो आप एक जगह पे नहीं जाएंगी, 2-3 जगह पे जाएंगी और आप इतना बड़ा डिसीजन करने लगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वो हमारे साथ रुखसाना भी है, चले मैं रुखसाना का सवाल ले लूँ, फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। रुखसाना सवाल बताइए, क्या है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे ये बात करनी है कि मैं जब कुरान मुसलसल पढ़ती हूँ तो मेरी आंखों में धुंधलाहट सी आती है। अखबार पढ़ती हैं तो? कुरान पाक। अच्छा, कुरान पाक पढ़ती हैं, यानी कि कुछ भी अगर पढ़ती हैं तो धुंधलाहट पढ़ती रहती हूँ। सही शुरू में तो सही होता है लेकिन पढ़ते पढ़ते एकदम खवातीन से। आपकी एज क्या है रुखसाना? सही वाली बताइएगा, खवातीन छुपाती भी हैं। जी रुखसाना? जी मेरी एज 45 है। चलें ओके। डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट करूंगा कि क्विकली अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसी चीज़ आती है जो आपके ख्याल में देखने वालों के लिए जानना ज़रूरी है, प्लीज़ आप हमें एक्सप्लेन करते हैं। एक तो मैं हम टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने बुलाया और आपकी जो बड़ी मैडम है, शी इज़ एन इंस्पायरेशन एंड एक्सेप्शनल लेडी, तो अल्लाह उनको मज़ीद तरक्की दे। दूसरा ये है कि अल शिफा ट्रस्ट के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मतलब नो चाइल्ड और नो पर्सन शुड गो ब्लाइंड।
हमारे पास 80% लोगों का फ्री इलाज होता है। आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे पास 5-6 शोबे हैं जो फ्री काम कर रहे हैं, तो पैसों की वजह से आप घर मत बैठें, आप ज़रूर आएँ और अपना अल-शिफा में, अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल जो रावलपिंडी में, ये अयूब पार्क के साथ जो है। और तीसरी चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, वो अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा, पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये जो होता है ना, छोटे बच्चों को आप ज़रूर एज के साथ साथ चेक करवाते रहें। ये हमारे दोस्त कई दफ़ा बहुत डिले करके हमारे पास मरीज़ भेजते हैं, रेफ़र करते हैं, हम टर्शरी सेंटर हैं, तो उनको टाइम पे आप भेजें ताकि उनका टाइमली इलाज हो सके। उनके टाइमली अगर कितने अरसे बाद बच्चों का चेकअप डॉक्टर साहब करवाना चाहिए? सर एक तो अपने बच्चे को 1.5 साल की एज में ज़रूर चेक करवा लें। दूसरे नंबर पे स्कूल गोइंग, बिफोर स्कूल गोइंग, अगर 3.5-4 साल पे अपने बच्चे को ज़रूर चेक कराएं ताकि कुछ बीमारी सीरियस ना हो। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में बैठेंगे और ज़रूर मज़ीद बात करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। डॉक्टर हनीफ हमारे साथ मौजूद थे, हम आपकी आंखों के मसाइल पे बात कर रहे थे। जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है, इनका सही इस्तेमाल, इनको लंबे अरसे तक इस्तेमाल को यकीनी बना सकता है। सो एहतियात इलाज से बेहतर है। इसी नोट के ऊपर हमें इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।